नमस्ते और आज के इस डीप डाइव एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही फैसिनेटिंग जर्नी पर निकलने वाले हैं। बिना किसी देरी के चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम पूरी तरह से ऐतिहासिक दस्तावेजों और सोर्सेस के आधार पर भारत के उन 5 मुस्लिम शासकों का एक ऑब्जेक्टिव एनालिसिस करेंगे जिन्होंने इस उपमहाद्वीप की सीमाओं, अर्थव्यवस्था और यहाँ तक कि मिलिट्री टेक्नोलॉजी को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। उनका ये इम्पैक्ट कितना गहरा था, ये समझना वाकई बेहद दिलचस्प है। तो ये रहा हमारा आज का रोड मैप। हम एक क्रोनोलॉजिकल सफर पर चलेंगे। सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी, उसके बाद मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर, फिर शेर शाह सूरी, औरंगजेब का साम्राज्य विस्तार और आखिर में टीपू सुल्तान की एडवांस मिलिट्री तकनीक। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं 13वीं शताब्दी के शासक अलाउद्दीन खिलजी की और कैसे उन्होंने मंगोलों को हराया। 5 लाख? जरा इस नंबर के बारे में सोचिए। हिस्टोरिकल सोर्सेज बताते हैं कि खिलजी की सेना का साइज कुछ इतना ही विशाल था, और ये नंबर इसलिए इतना क्रूशियल है क्योंकि इसी सेना के दम पर 1297 में 20,000 से ज्यादा आक्रमणकारी मंगोलों को इतनी बुरी तरह हराया गया था कि उन्होंने कई सालों तक भारत का रास्ता ही भुला दिया। इस जीत ने शुरुआती साम्राज्यों की नींव को एकदम सॉलिड कर दिया था। लेकिन देखिए, बात सिर्फ जंग और तलवारों की नहीं थी। दस्तावेजों के मुताबिक खिलजी ने कुछ ऐसे कमाल के सिविक इनोवेशंस किए जो आज के समय में भी रेलेवेंट लगते हैं, जैसे कि एक ऐसा परमानेंट टैक्स कलेक्शन सिस्टम और महंगाई यानी इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने वाले स्ट्रिक्ट कानून जिनका असर हमारी मॉडर्न प्रणालियों पर भी देखने को मिलता है। इसके अलावा उन्होंने पूरे साम्राज्य में मदरसों और सरायों का भी बड़ा जाल बिछाया था। अब आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे रूलर की तरफ, ज़हीरुद्दीन मोहम्मद, जिन्हें हम बाबर के नाम से जानते हैं, मुगल साम्राज्य के संस्थापक। अगर हम इनकी वंशावली या ब्लड लाइन को देखें तो सच में हैरान रह जाएंगे। ध्यान दीजिए, पिता की ओर से बाबर महान तैमूर के 5वें वंशज थे और मां की ओर से चंगेज खान के 14वें। इतिहासकारों का मानना है कि बाबर के अंदर जो एक गजब का जुनून और बेहद पावरफुल पर्सनैलिटी थी ना, वो इन्हीं 2 लेजेंडरी विजेताओं के खून का ही नतीजा थी, और इसी ने लगभग 400 सालों तक राज करने वाले इस मुगल राजवंश की नींव रखी। बाबर का पूरा जीवन किसी थ्रिलर से कम नहीं था। सोचिए, केवल 12 साल की उम्र में पिता की मृत्यु के बाद उन्हें फरगना की गद्दी संभालनी पड़ी। फिर 1519 में बाज़ौर और भेरा पर उनके पहले आक्रमण से लेकर भारत पर किए गए लगातार 5 इन्वेजन्स तक, 1526, 1527 और 1529 के वो ऐतिहासिक युद्ध जिन्होंने इस साम्राज्य को स्थापित किया, और फाइनली 1530 में आगरा में उनकी मृत्यु। एकदम एक्शन पैक टाइमलाइन। यहीं पर युद्ध कला में एक बहुत बड़ा गेम चेंजर आता है। एक तरफ थी पारंपरिक भारतीय सेनाएं जो सैनिकों की भारी संख्या पर डिपेंड करती थीं, और दूसरी तरफ बाबर अपने साथ बिल्कुल नई तकनीक लेकर आए, बारूद, तोपें और रॉकेट। ऐतिहासिक ग्रंथ बताते हैं कि इन हथियारों की क्वालिटी उस वक्त यूरोप और अमेरिका के हथियारों जितनी ही एडवांस थी। इसने इस उपमहाद्वीप में लड़ने का तरीका हमेशा के लिए बदल दिया। इस नई तकनीक का सबसे बड़ा प्रूफ 1526 की पानीपत की पहली लड़ाई थी। इब्राहिम लोदी की 1 लाख से ज्यादा की विशाल सेना के सामने बाबर के पास सिर्फ 20,000 सैनिक थे, लेकिन उन्हीं तोपों और एडवांस्ड हथियारों के दम पर बाबर की छोटी सी सेना ने लोदी को पूरी तरह कुचल दिया और भारत में लोदी वंश का अंत हो गया। लेकिन कोई भी लेगेसी सिर्फ जंगों तक सीमित नहीं होती, और ऐतिहासिक सोर्सेज में ये काफी डिबेटेड टॉपिक है। हम यहाँ बिना किसी पक्ष के पूरी निष्पक्षता से इन सोर्सेज को रिपोर्ट कर रहे हैं। एक और तो बाबर ने मदरसों, मस्जिदों और बागों का निर्माण करवाया, जिनमें 1527-28 के बीच उनके कमांडर मीर बकी द्वारा बनवाई गई बाबरी मस्जिद भी शामिल है। वहीं दूसरी ओर स्रोत ये भी दावा करते हैं कि उनके शासनकाल में जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराए गए और मंदिरों को लूटा गया। इतिहास के इस बहुआयामी रूप को समझना बहुत जरूरी है। वैसे खुद बाबर ने भी अपनी इस कम्प्लेक्सिटी को महसूस किया था। वो सिर्फ 11 पत्नियों और 20 बच्चों वाले एक योद्धा मात्र नहीं थे, वो एक शानदार कवि और बहुत बड़े नेचर लवर भी थे। अपनी मशहूर आत्मकथा बाबरनामा में उन्होंने अपने विवादित फैसलों, भारत के समाज और अपने खुद के चरित्र के बारे में बहुत गहराई से लिखा है। हमारे तीसरे शासक हैं शेर शाह सूरी, जिन्हें द ग्रेट डिसरप्टर कहा जा सकता है।
शेर शाह सूरी का शासनकाल भले ही बहुत छोटा रहा हो, पर उनका असर माइंड ब्लोइंग था। उन्होंने कुछ समय के लिए मुगल टाइमलाइन को पूरी तरह रोक दिया था। उनके काम देखिए, उन्होंने रुपया करेंसी की शुरुआत की, जो आज भी चलती है। भारत का पहला लंबा हाईवे ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाया और देश का पहला पोस्टल सिस्टम खड़ा किया। बस कुछ ही सालों में उन्होंने भारतीय इंफ्रास्ट्रक्चर को बुनियादी रूप से आधुनिक बना दिया था। आगे बढ़ते हैं चौथे शासक की तरफ, औरंगजेब, जिन्होंने साम्राज्य का विस्तार एक नई हद तक किया। 25%, ये नंबर ध्यान से सुनिएगा। हिस्टोरिकल दावे बताते हैं कि औरंगजेब के 40 सालों के लंबे शासनकाल में पूरी दुनिया की कुल संपत्ति का 1/4 हिस्सा भारत के पास था। साम्राज्य की सीमाएं अफगानिस्तान से लेकर तिब्बत तक फैल चुकी थीं और इस बेहिसाब दौलत के पीछे सबसे बड़ा कारण था भारत का टेक्सटाइल या कपड़ा उद्योग, जो उस वक्त पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट हो रहा था। दौलत का एक और कंपैरिजन देखिए। औरंगजेब की सालाना कमाई फ्रांस के मशहूर राजा लुई 14वें से 10 गुना ज्यादा थी, 10 गुना। इसके अलावा ऐतिहासिक दस्तावेजों में उनके बारे में कुछ बेहद डिबेटेड दावे भी हैं। कुछ सोर्सेज उन्हें एक न्यायप्रिय शासक बताते हैं जिसने खाने पीने की चीजों से टैक्स हटाया, सती प्रथा बैन की और दलितों को बराबरी दी। हालांकि इतिहास में इन दावों पर काफी तीखी बहस होती है, पर प्राइमरी सोर्सेज में ये दर्ज है और हम इसे ऑब्जेक्टिवली आपके सामने रख रहे हैं। और अब आते हैं हमारे पांचवें और आखिरी रूलर पर, 18वीं सदी के टीपू सुल्तान, सैन्य तकनीक के पायोनियर। टीपू सुल्तान ने अपनी अकूत संपत्ति और स्किल्स से ब्रिटिश शासन का कड़ा विरोध किया। वो दोनों हाथों से तलवार चलाने में माहिर थे, पर मिलिट्री तकनीक में उनका सबसे बड़ा इनोवेशन था दुनिया की पहली डिप्लॉय की जाने वाली मिसाइल या रॉकेट टेक्निक। उनकी नेवी में 40 भारी हथियारों से लैस जहाज थे। और सिविक डेवलपमेंट की बात करें तो आज का मशहूर केआरएस डैम उन्होंने ही बनवाया था और सिल्क का एक ऐसा ग्लोबल एक्सपोर्ट उद्योग खड़ा किया जिसने मैसूर को उस समय का सबसे अमीर राज्य बना दिया था। तो अगर हम आज के इस पूरे सफर को समेटें तो 13वीं सदी में खिलजी के टैक्स सिस्टम से लेकर बाबर की तोपें, शेरशाह सूरी का रुपया, औरंगजेब की ग्लोबल इकोनॉमी और फाइनली 18वीं सदी में टीपू सुल्तान की मिसाइल तकनीक तक, हम क्लियरली देख सकते हैं कि कैसे इन 5 शासकों ने एक दूसरे की नींव पर निर्माण करते हुए सदियों तक इस क्षेत्र की इकोनॉमी और युद्ध के तरीकों को पूरी तरह से रीशेप कर दिया। जाते जाते ये सोर्स मटेरियल हमारे सामने एक बेहद गहरा सवाल छोड़ जाता है। इन साम्राज्यों ने जो शानदार और निर्विवाद इनोवेशंस किए, उन्हें हम युद्धों की उस विनाशकारी असलियत के खिलाफ निष्पक्ष रूप से कैसे तौल सकते हैं? क्या इतिहास को कभी पूरी तरह से ब्लैक एंड व्हाइट में देखा जा सकता है, या इसे हमेशा इसकी जटिलताओं के साथ ही समझना पड़ता है? इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। इस सवाल पर विचार जरूर कीजिएगा।